हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो सामाजिक विज्ञान का जो आपका 19 अक्टूबर को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा क्या सेट 2 है। सेट 1 में हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें हैं तो देख लीजिएगा। ये हमारा क्या सेट 2 है। ये हमारा सेट 2 है। आपको इसमें क्या मिलने वाला है, आपको सिविक्स मिलेगा। सिविक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारा सेट 2 का देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपका ये देखिए आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। आपका चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। देखिए सबसे पहला बोल रहा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति माना जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मानव पूंजी किसका घोषित है। तो निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार का। आगे देखते हैं किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए भार समझा जाता है। तो याद रखिएगा अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है। तो याद रखिएगा 2 प्रकार का पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। साक्षरता दर भी बढ़ाता है, लोगों को स्वस्थ भी बढ़ाता है, कौशल निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला। शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो याद रखिएगा 2 प्रकार के ही पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र है। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितना था। तो याद रखिएगा आपको 75 था। आगे देखते हैं सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या था। 64 वर्ष से ऊपर जीवन प्रत्याशा था, लोग बचता था। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का कारण क्या है। तो अस्वस्थ भी है, अशिक्षा भी है, पढ़ा लिखा लोग नहीं है और गरीबी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना की है। तो याद रखिए नवोदय विद्यालय की योजना किया गया। आगे देखते हैं भारत में किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति है। सबसे कम आय कहाँ पे। तो याद रखिएगा बिहार में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा शहर के क्षेत्र में आपको मौसमी बेरोजगारी देखने को नहीं मिलेगा। किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिलती है। तो याद रखिएगा आपको पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक क्या है। तो सबसे प्रचुर कारक क्या है आपका श्रम है। लेबर होगा तभी तो उत्पादन होगा। आगे देखते हैं एक देश का श्रम शक्ति क्या है, कब से कब तक काम कर सकता है। तो 15 से 59 वर्ष क्या है श्रम शक्ति है। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या अभी भी कम है। आज के डेट में अभी भी स्त्रियों को लोग पढ़ाया नहीं जाता है ज़्यादा। आगे देखते हैं आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा आपको मानवीय पूंजी क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार में किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होते हैं। तो याद रखिए सिंचाई होगा, हरित क्रांति होगा। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा। आगे देख लीजिए जिन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करता है, ऐसा जो देश है इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर लोगों पर निवेश करता है वो देश कैसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा विकसित देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है। तो मानव पूंजी को रेखांकित करता है। आगे देखते हैं मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो भैया किसको बोलते हैं, जनसंख्या को बोलते हैं मानव संसाधन। आगे देखिए क्या बोल रहा है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सेतु पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है, स्कूल लौटे शिविर भी चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो पशुपालन, पशु को पालिएगा तो ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है। तो याद रखिएगा मानव पूंजी सबसे अच्छा संसाधन कहलाता है। आगे देखिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या होता है। तो याद रखिएगा आपको महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की साक्षरता दर है, ज़्यादा लोग पढ़ा लिखा है। आगे देखते हैं मौसमी बेरोजगार का क्या तात्पर्य है। जब वर्ष में कुछ महीना ही रोजगार प्राप्त नहीं होता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगार। मौसमी बेरोजगारी का क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा मौसमी जो बेरोजगारी है ना उसका क्या तात्पर्य है। तो जब वर्ष में कुछ महीने में ही रोजगार प्राप्त नहीं होता है उसको क्या हम लोग मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। जब वर्ष में कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है।
आगे देखिए 29 में किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जो कोई खेत में 5 लोग काम कर, उसमें 2 लोग को हटा देंगे, फिर उत्पादन कम नहीं होगा। तो इस तरह के बेरोजगारी को क्या इंगित करता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी इंगित करता है। आगे देखते हैं भारत सरकार के पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। आगे देख लेते हैं, बोल रहा दोनों कथन में कौन सा सही है? पहला कथन बोल रहा जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो इसे मानव पूंजी निर्माण करते हैं। बिल्कुल यही कथन सही है। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो जब प्रचलित मजदूरी के दर पे काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, उसी को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आपका सिविक्स का क्वेश्चन जो चैप्टर 3 और चुनावी राजनीति हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता, ये वाक्य क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। आगे देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? तो चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। आगे देखते हैं लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा आपको कितना सीट है? 79 सीट है। वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? तो विक्षिप्त एवं अपराधी लोग को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। चुनाव में कौन खड़ा हो सकता था? मतदाता जिनकी उम्र 25 वर्ष हो। चुनाव किस प्रकार का लोकतांत्रिक बनता है? तो याद रखिएगा चयन का अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, चयन की स्वतंत्रता, इनमें सभी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या बोल रहा है, भारत में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 543 में बांटा गया। आगे देख लेते हैं भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? तो याद रखिए मात्र एक ही वोट डालने का अधिकार है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति तो याद रखिए 41 सीट है। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट मताधिकार दिया गया, कब दिया गया? तो 2015 से दे दिया गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? तो याद रखिएगा राजनीतिक दल करता है। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग करता है। आगे देख लेते हैं कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतदाता आबादी अधिक होने का कारण उसमें ज़्यादा होता है। आगे देखिए चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाते हैं? पंचायत और नगर निकाय के लिए बनाए जाते हैं। आगे देखिए जनमत संग्रह क्या है? तो याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना जनमत संग्रह कहलाता है। आगे देखते हैं 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा, भारत में वयस्क मताधिकार, भारत में वोट देने का अधिकार उम्र सीमा कितना है? तो 18 वर्ष है। किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने दे दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखिए ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।